इजराइल के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए, जो इजराइल का युद्ध है, मेरे को लगता है ये युद्ध बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इजराइल ने जो आक्रमण किए, हो सकता है उनकी नीड हो, और उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। हालांकि अमेरिका ने साथ दिया उसका, बाइडेन ने तो काफ़ी साथ दिया, लेकिन लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। अरब के देशों को काफ़ी उससे विरोध है। तो मेरे को लगता है कि जैसे जैसे बदलाव आएगा तो ये दोनों ही युद्ध बंद हो जाएंगे। जब मार्च अप्रैल आते आते दोनों ही युद्ध बंद हो जाएंगे, यूक्रेन का भी और इसका भी। इसका कोई ना कोई, हाँ बिल्कुल, शांति चाहे तात्कालिक हो, लेकिन अभी तो शांति होगी। रूस हो उसमें तो पक्की शांति होगी, यहाँ पर भी शांति होगी, लेकिन यहाँ पक्की नहीं होगी। एक आध साल बाद फिर भी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ठीक हो जाएगा। तो अभी के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे एक बार फिर से ऐसे हालात जो हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात की सर विदेश नीति को लेकर, दूसरे देशों में कैसा रहने वाला है 2025 का ये साल, इसको लेकर हमने बात की। सर अब एक सवाल यहाँ पर ये है कि दिसंबर के महीने से शादियाँ बंद हो जाती हैं 14 जनवरी तक। ये तो हमको पता है कि इस बीच कोई भी शादी नहीं होती है, लेकिन क्यों नहीं होती है इस बीच कोई भी शादी? देखिए, है क्या कि ये तो सही बात है, हाँ, हर जगह लिखा हुआ है, बल्कि लोगों को मालूम ही है शादियाँ की इस समय सारे होटल भी बुकिंग नहीं होती, बैंक्वेट खाली होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इसको हम टेक्निकली समझें, टेक्निकली ये होता है कि ये जो हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी से थोड़ा सा उसका एंगल चेंज हो जाता है, तो पृथ्वी थोड़ा ठंडी हो जाती है इस दौर में। तो पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो इस समय जंगल भी होते हैं, जहाँ पर भी वो जो पेड़ जो है उनका बढ़ना रुक जाता है, वो उस अनुपात से नहीं बढ़ते जैसे वैसे बढ़ते हैं। हालांकि सूर्य का प्रकाश तो आ रहा होता है, लेकिन अर्थ का एंगल चूंकि बदल जाता है अर्थ का, तो सूर्य का प्रकाश यूं ना आके यूं आ रहा होता है, तो वो इसलिए ठंड का मौसम भी शुरू हो जाता है पूरे देश में बाय एंड लार्ज। तो ये इन दिनों में पीक पर होता है। एक तो ये कारण है। दूसरा है कि अगर मान लो इस समय आप बीज बोएं तो हल चलाने के लिए समय तो ठीक है, बीज बोने के लिए समय ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर आप बीज बोएंगे तो वो उस तरीके से उगेगा नहीं। तो उसके लिए यहाँ हल चलाने का तो रिवाज था कि भाई ऐसा करो, हल चलाओ आप और खेती को तैयारी करो, और बीज बोने के लिए बाद में करना, और इस महीने में नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब आप करेंगे, जैसे संक्रांति आएगी, उसी तरह से ये भी था कि अगर इस समय संतान पैदा की जाए तो उस संतान के अच्छा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ग्रोथ कम हो जाती है, इसलिए शादियां करनी बंद कर दी इस महीने में। यहाँ शादियाँ जिन लोगों की शादीशुदा हैं उनको ये हिदायत दी जाती थी, या पहले ऐसा होता ही था कि लोग जनरली तपस्या के लिए निकल जाते थे 30-40 दिन के लिए, पूजा पाठ के लिए निकल जाते थे। तो वो अपनी पत्नी पति से दूर रहते थे ताकि वो इस संतान पैदा ना करें। तो इस समय जो संतान पैदा होगी वो संतान आपकी उतनी इंटेलिजेंट या उतनी उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उनको बीमारियां हो सकती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि सन का जो प्रकाश है उतना नहीं आ रहा, सन की एनर्जी आपको उतनी नहीं मिल रही। तो इसलिए इस पीरियड को इसलिए रोका जाता था, क्योंकि जब खेती में या ज़मीन उतना सपोर्ट नहीं कर रही, तो ज़मीन तो आपको सपोर्ट भी तो नहीं कर रही। हम इस ज़मीन पे क्यों हैं? क्योंकि ज़मीन वाइब्रेंट है, ज़मीन में एनर्जी है। हाँ। और ज़मीन में हमको सब कुछ मिलता है। ये सूर्य की एनर्जी भी ले रही है, ग्रह की ले रही है, चंद्रमा की ले रही है, सब की ले रही है, रोटेट भी कर रही है। तो इसके रोटेशन में एक ऐसे एंगल पे आ जाता है मामला कि उस महीने में अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक पूरे महीने के लिए शादियाँ नहीं होती। और फिर जो मकर संक्रांति आती है, तो मकर संक्रांति के बाद सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है। तो उत्तरायण हो जाता है तो फिर उस शादियों को माहौल शुरू हो जाता है, कहते हैं गर्म दिन शुरू हो जाता है। करेक्ट। और दूसरा, आप महाभारत का आपको अगर किस्सा याद हो तो भीष्म पितामह जो सरसैया पे लेटे हुए हैं वो प्राण नहीं त्यागते। वो कहते हैं कि अभी जो है अभी त्यागने का समय नहीं आया, क्योंकि सूर्य जो है दक्षिणायन है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा फिर मैं अपने प्राण त्यागूंगा। तो जब प्राण भी तभी त्यागते हैं, क्योंकि अगर ये जो दिन है, ये दिन जो है देवताओं की रात्रि के दिन होती है, और 14 जनवरी से वो दिन देवताओं के क्या नाम है दिन शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं देव सोए हुए हैं, इसलिए कोई भी ये शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के, इसलिए इस महीने में शादियां नहीं होती।
तो ये दिसंबर की शुरुआत से ही होता है? 15 दिसंबर से लेकर 15 जब सन जो है धनु राशि में होता है, हाँ जी। तो एक ऐसा एंगल होता है, एक महीने के लिए एंगल बनता है, तो उस महीने को अवॉइड किया जाता है। तो वो इनडायरेक्टली हाँ, बच्चों के बर्थ को लेकर बच्चों होता के है, बर्थ को लेकर और सुख समृद्धि को लेकर। सुख समृद्धि और को जाके लेकर। ये पीरियड जो है, अगर आप इस पीरियड में ध्यान करें, पूजा पाठ करें, मंत्रोच्चार करें, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहें, तो वो सिद्धियां आपको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो बजाय आप दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ के आध्यात्मिक या धार्मिक क्रियाकलापों में अगर आप अपने को इंगेज करें, तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई करो मत, बाकी ऐसा समझाना तो मुश्किल है। और हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, समझने का प्रयास नहीं करते, बिल्कुल। हम खोज नहीं करते। हमको ये है कि मत करो, लिखा हुआ है, पंचांग में लिख दिया। पंचांग वाला भी एक्सप्लेन नहीं करता, जो पंचांग बनाता है वो भी नहीं एक्सप्लेन करता है क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हम जैसे लोग जो है, जो जिनका दिमाग चलता है कि खोज करो भाई, ऐसा क्या क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो लॉजिकली ये होता है। अगर अब चूंकि अब सब लोग समझ गए, अब आप उनको लॉजिक से समझाओगे तो वो आदमी खुद ही दूर रहेगा इस सारे काम से। बिल्कुल, तब वो समझ में चाहे वो आता है। तपोवन में जाए ना जाए, लेकिन वो घर में रह के भी, ग्रस्त रहकर भी संन्यास का जीवन व्यतीत करेगा। बिल्कुल। तो जो यहाँ पर अग्नि के फेरे लेकर शादी करने में विश्वास नहीं करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो उन्हें यहाँ पर ये बात समझनी बहुत ज़रूरी होगी, ताकि आने वाला जो समय होगा आपके लिए अभी भी चूंकि अभी भी 15 तारीख तक आपको संतान पैदा करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये समय उचित नहीं होता। अगर आप उत्तम संतान चाहते हैं तो। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, हर माँ बाप को उत्तम संतान चाहिए, तो उनको ये जो समय है ये अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सर। इसी के साथ अब अगर हम बात कर ले आम जनता के लिए, हमने बात की देश की राजनीति को लेकर, राजनेताओं को लेकर, विदेश नीति को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन अगर अब हम बात कर लें देश की आम जनता को लेकर, देश की आम जनता के लिए ये साल कैसा रहने वाला है 2025? ये साल बहुत अच्छा साल है, क्योंकि इस साल का जो नंबर है 9 नंबर है, और 9 नंबर जो होता है मंगल का नंबर होता है, और मंगल जो है वो एक्शन का नंबर है। और जो एक्शन में है, जो एग्रेशन में है, एग्रेशन नेगेटिव नहीं, नेगेटिव एग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उचित समय पर उचित तरह के तेजस के साथ अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, तो ये वर्ष आपको निसंदेह मदद करेगा। तो मतलब थोड़ी सी मेहनत का अच्छा फायदा मिलेगा। अगर मान लो योग करते हैं, तो योग में आपको मनोबल बढ़ेगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने में आपका मनोबल बढ़ेगा। अगर आप एक कंपटीशन में जा रहे हैं उसके लिए ठीक रहेगा। आप संगीत सीखते हैं, या आप डांसिंग में जाना चाहते हैं, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे फोर्स के साथ उसको सीखने का प्रयास करेंगे, तो ये वर्ष हर आदमी के लिए अच्छा होगा। ये हर आदमी के लिए, क्योंकि हर आदमी ऊर्जा चाहता है, हर आदमी शक्ति चाहता है, हर आदमी बलवान होना चाहता है, हर आदमी का मनोबल ऊंचा होना चाहिए, तभी देश का मनोबल ऊंचा होता है। तो उसके लिए 9 नंबर बहुत अच्छा होता है, और हर बार 9 नंबर आता नहीं है। तो ये नंबर जो है एक्शन का नंबर है। एक्शन यानी सही एक्शन। तो यानी कि साल 2025 जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव रहने वाला है। और ऐसे में अगर आप कोई भी कार्य करना चाहेंगे तो बस जरा सी मेहनत कीजिए, आपको उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट जो है वो मिलेगा। तो ऐसे में अगर अब हम बात कर ले इन्वेस्टमेंट को लेकर, और या फिर शेयर बाजार को लेकर हम बात कर लें, तो इसको लेकर भी काफी कुछ मुनाफा होता नजर आएगा साल 2025। शेयर बाजार के 2 रूप देखने को मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो शेयर बाज़ार में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, और वैसे ही जब सेकंड हाफ आएगा मई के बाद, तो वहाँ पर उसमें सडन फॉल भी हो सकता है। तो जो भी शेयर बाज़ार में जा रहे हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट हाफ में तो आपको कोई कितनी भी ऊंचाई तक आप जा सकते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में वो स्थितियाँ बनी नहीं रहेंगी, तो वहाँ सडनली धड़ाम भी हो सकते हैं। आप जो भी करें उचित करें, समझदारी से करें, और इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बिल्कुल 2025 पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन आप जो भी कदम उठाएंगे सोच समझकर ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि इधर उधर कोई भी कदम उठाएंगे तो 2025 आपके लिए जो है थोड़ा सा कठिनाइयों भरा भी हो सकता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सर आपने पूरी कोशिश की और जो जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों का आपने जवाब दिया है, बखूबी आपने जवाब दिया है। और यहाँ पर हर एक जवाब के पीछे का जो कारण था, जो कि ज्यादातर हम जान नहीं पाते हैं, वो कारण भी आपने यहाँ पर बताया है ताकि लोग उसको जो है आसानी से समझ पाएं, और जो लॉजिक उस चीज के पीछे का होता है वो भी जनता तक पहुंचाया है। और ऐसे में अब ये जो तमाम सवालों के जवाब आपको मिले हैं, इसके साथ आपके लिए काफी आसानी रहेगी कि आप अपने पूरे साल भर का जो टारगेट है वो तय कर सकें, और उसको अचीव कैसे करना है इसके लिए आपको आसानी रहेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो उम्मीद है कि अब ये साल भर के जो आपके मन में सवाल चल रहे थे, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ अब अपना टारगेट सेट कीजिए, उसको अचीव कीजिए, और ऐसे में इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपनी मन की शक्ति को मजबूत करना बहुत जरूरी होगा, तभी जाकर साल 2025 आपके लिए और आपके अपनों के लिए फायदेमंद रहेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की।